एक समय की बात है। फरीदाबाद नाम के गांव में एक वकील रहता था जिसका नाम था जोगनलाल। उसे सिर्फ एक ही चीज प्यारी थी और वो थी उसकी चालाकी। उसे लगता था कि उसके जैसा वकील उस गांव में दूर दूर तक कहीं नहीं है। उसे ही क्या, गांव में सभी को यही लगता था। इसका असर ये था कि जोगनलाल सभी को फंसा कर रखता था। एक दिन की बात है, कुछ गांव वाले जोगनलाल के पास आते हैं और जोगनलाल से एक गांव वाला, जोगन भाई, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। उस जमींदार ने धोखे से मेरी जमीन अपने नाम कर ली है। मैं ठहरा जो अनपढ़, लल्ला के स्कूल में पैसे भी जमा करने हैं, नहीं तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। मेरी मदद करो जोगन भाई। अरे देखो भाई, मैंने भी मुफ्त की कचहरी तो खोल के नहीं रखी है यहाँ। मुझे भी अपना घर चलाना होता है, तो कुछ तो नेक पानी लगेगा। मैं समझ गया जोगन भाई, तुम्हें तुम्हारे पैसे जरूर मिल जाएंगे। तब तक तुम इस मामले के बारे में जरा सोचो। सबसे पहले पैसे का दर्शन, फिर दुख भंजन, समझे भाई? ऐसा कहकर जोगनलाल हंसने लगता है। बेचारा गांव वाला अपने अश्रु रोकते हुए वहां से चला जाता है। उस वक्त गांव वाले और जोगनलाल के अलावा वहां एक और व्यक्ति थी। वो थी जोगनलाल की 10 साल की बेटी ज्योतिका। जितना घमंड जोगनलाल के अंदर था, उतना ही प्रेम ज्योतिका के अंदर अपने पिता के लिए था। एक दिन ज्योतिका अपने पिता से, पिताजी, एक बात बताइए। एक क्या, तुम दो बातें पूछो बिटिया। पिताजी, उस दिन जो काका आपसे मदद मांगने आए थे, आप उनसे पैसे क्यों मांग रहे थे? आपने तो कहा था ना कि हमें लोगों की मदद बिना किसी धन या लोभ के करनी चाहिए। जोगनलाल पहले तो चकित हुआ, फिर हंसने लगा। बेटी के मासूम सवाल का जवाब जोगनलाल ने कुछ इस तरह दिया। अरे ज्योति बेटी, जब तुम वकील बनोगी तब ये बातें जानोगी। उस रात जोगनलाल तो अच्छी नींद सोया, पर ज्योतिका उस जवाब को हमेशा अपने हृदय में लेकर गहरे विचार में रही। कुछ साल बाद उसने ठान लिया कि वो भी वकालत करेगी। उसने गांव से बाहर जाकर शहर में एक कॉलेज से लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी और बाहर ही अपने पसंद के लड़के से शादी भी कर ली। इसी कारण जोगनलाल और ज्योतिका के रिश्ते में खटास हो गई थी। इधर जोगनलाल आज भी लोगों का फायदा उठाकर अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, पर उसके कानों में ये बात पड़ गई थी कि गांव में कोई नया वकील आया है जो कम दाम में लोगों की मदद कर रहा है। अब जोगनलाल अपने जीवन के ऐसे पायदान पे था जिसमें उसे किसी चीज का डर नहीं था। पर कहते हैं ना, आंधी नंगे पांव आती है और इंसान से नंगा नाच करवाती है। जोगनलाल के लिए ये वक्त देर से ही सही, पर आया जरूर था। जोगनलाल ने देखा धीरे धीरे उसके सारे ग्राहक उस दूसरे वकील के पास जा रहे थे। हद तो अब हो गई जब गिने चुने पुराने ग्राहकों ने भी जोगनलाल से मुंह मोड़ लिया। अब जोगनलाल गुस्से में अपना होश खो बैठा था। वो दौड़ते हुए देखने गया कि आखिर कौन है जो उसका धंधा चौपट कर रहा है। जब जोगनलाल उस वकील के दफ्तर में पहुंचा तो उसे देखकर उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वो कोई और नहीं, प्रलय था, उस गांव वाले का बेटा जिसने जोगनलाल से मदद मांगी थी। प्रलय बेटा, तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद तुमने गांव छोड़ दिया। जी हाँ काका, गाँव तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से वापस आ गया हूँ। अच्छा है बेटा, लगा नहीं था कि तुम भी कभी वकालत करोगे। क्यों काका, वकालत क्या सिर्फ आपके नाम है? प्रलय का जवाब सुनकर जोगनलाल के चेहरे पर से मुस्कुराहट हट गई और उसने प्रलय को सचेत किया। बेटा, भला यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो क्या, पिताजी की तरह क्या आप मुझे भी जलील करेंगे और झूठे कागज बनाकर मेरी जमीन बेच देंगे? ये क्या कह रहे हो तुम? जो सच है। जोगनलाल तभी जोर जोर से हंसने लगा और प्रलय से कहने लगा, समझदार तो हो, पर उतने ही मूर्ख भी। हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिताजी को फंसाया था, अब तुम भी फंसोगे। आज ही तुम्हारी कचहरी में तोड़फोड़ होगी और सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए, समझे? तभी अंदर से ज्योतिका की आवाज आती है, इतने जल्दी नहीं पिताजी, असली वकील यहाँ है। ज्योतिका अपने स्मार्टफोन के साथ बाहर आती है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी। आप तो बहुत चालाक है, फिर आपने ये क्यों नहीं पता किया कि वो वकील आदमी है या औरत? अब आपका घमंड यही खत्म होता है। जोगनलाल को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बेटी उसके खिलाफ खड़ी थी।
वो भी गांव वालों के साथ जिनकी आंखों में चमक थी। तभी ज्योतिका प्रलय का हाथ पकड़ती है। जोगनलाल पत्थर सा खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है। क्यों चौंक गए आप? प्रलय ही मेरे पति है। मैं बहुत पहले ही समझ गई थी आपका खेल। आप ही ने कहा था ना कि मेरे सवाल का जवाब मुझे वकील बनने पर ही मिल जाएगा। आप सही थे, पर मुझे मिला जवाब आपसे अलग है पिताजी। जोगनलाल इतना सुनते ही अपने पैरों पर गिर पड़ता है और प्रलय और गांव वालों से माफी मांगता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। ज्योतिका अपने आंसू पोंछती है और पुलिस से कहती है, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। जाने से पहले जोगनलाल ज्योतिका से कहता है, ज्योति, मेरी शर्मिंदगी में भी तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। कभी मत बदलना बेटी, हमेशा ऐसे ही रहना। ज्योतिका और प्रलय बस एक आंख जोगनलाल को देखते हैं और फिर पुलिस जोगनलाल को ले जाती है। अब ज्योतिका गांव वालों के सेवा में खुद को लगा देती है और प्रलय के दिल का प्रलय उसके पिताजी को इंसाफ मिलने पर अब शांत हो गया था। फरीदाबाद में फिर एक बार शांति और सुलभता आ गई थी। दोस्तों, लालच तो बुरी बला है ही, पर उससे भी बुरा है घमंड, अपनी कला का, अपने गुणों का। इसीलिए हमें हमेशा जिंदगी में नेकी और सही काम करने पर ध्यान देना चाहिए। बदले की भावना हमें नष्ट कर सकती है। इसीलिए हमें अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमेशा अपना धर्म निभाना चाहिए। राजापुर गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा, बेटी मीना और बेटा मधुर के साथ रहता था, जो बहुत ही गरीब इंसान था। वो मजदूरी किया करता था। अब मीना और सूरज बड़े हो रहे थे। उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो, इसी कारण वो बड़ी मेहनत करता था। एक दिन रेखा अपने पति सूरज से, सुनिए जी, अब मीना और सूरज दोनों बड़े हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी काम करूं, ताकि हम दोनों मिलकर उन्हें अच्छी लाइफ दे सके। नहीं रेखा, तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा। अगर मैं यही पास के घरों में काम करूंगी तो मीना और मधुर की पढ़ाई के खर्चे में थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, देखो तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। अब रेखा जहाँ रहती थी वहीं पर पास के लोगों के घरों में काम करने लग जाती है। अब सूरज और रेखा दोनों काम करने लगे थे। मीना और मधुर को अच्छी लाइफ देने का प्रयास कर रहे थे। कई दिन बीत चुके थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब एक दिन रेखा अपने घर के पूरे काम कर मधुर और मीना को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है और वहीं से दूसरों के घर के काम करने चली जाती है। वो मिसेस रागिनी के यहाँ काम करने जाती है तो वहाँ पर मिसेस शालिनी आई हुई थी, जो कि रागिनी की दोस्त है। वो रेखा को देख रागिनी से, रागिनी, ये कौन है? और तुम्हारे घर में ये तो बिल्कुल घर के मेंबर जैसे ही काम कर रही है। अरे वो रेखा है, वो यही पास में ही रहती है, घर के सारे काम अच्छे से करती है, तो मैंने उसे काम पर ही रख लिया। अरे आजकल तो मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती, तुम्हें पता है ना। रागिनी की बात सुनकर शालिनी मन ही मन, ये घर के सारे काम इतना मन लगा कर रही है, तो क्यों ना मैं इसे अपने स्वेटर बेचने के लिए कहूँ। रेखा के सारे काम पूरे होते ही शालिनी रेखा से, रेखा, कितने घरों में काम करती हो? 4 घर है दीदी, आपके घर का भी काम करना हो तो बता देना। दीदी मैं कर लूंगी। रेखा, मैं स्वेटर बनाकर बेचती हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे पास के स्वेटर ले जाकर बेच सकती हो। दीदी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके पास के स्वेटर खरीद कर बेचूं। अरे नहीं नहीं नहीं, पैसों की बात किसने की है? मैं तो तुम्हें बना कर दूंगी, तुम सिर्फ बेचा करो और पैसे बाद में दे देना। रेखा और शालिनी की बातें सुन रागिनी, रेखा, तुम्हारे सारे काम खत्म होने के बाद तुम मीना और मधुर के आने तक कर सकती हो ये काम। शुरुआत में कुछ कम मुनाफा होगा, लेकिन धीरे धीरे कर हो जाएगा और पैसे बाद में दे देना शालिनी को। ठीक है दीदी। अब शालिनी को स्वेटर रेखा के हवाले कर देती है और रेखा भी उन्हें बेचने का काम शुरू कर देती है। वो लोगों के घर के काम के साथ साथ अब स्वेटर भी बेचने लगती है। शालिनी अलग अलग प्रकार के स्वेटर बनाती थी तो लोगों को वो बड़े अच्छे लगते थे। साथ ही अब शालिनी ठंड कम होते होते अलग अलग प्रकार के शो पीसेस भी बनाने लगी थी, तो रेखा उन्हें बेचने का काम करने लगी थी। एक दिन रेखा स्वेटर बेचने एक बिल्डिंग में जाती है और वहाँ एक औरत से, दीदी, मैं अलग अलग स्वेटर और शो पीसेस बेचती हूँ, देखो ना दीदी, देखने के लिए थोड़े ना पैसे लगते हैं, एक बार देख तो लो। देखो, मुझे लेने तो नहीं है,
लेकिन तुम अब इतनी जिद कर ही रही हो तो ठीक है, देख ही लेती हूँ। अरे ओ मनीषा भाभी, सुरेखा, मीना, जरा यहाँ तो आना। देखो ये औरत स्वेटर लाई है, देख तो लेते हैं। औरत की आवाज लगाते ही बिल्डिंग की कुछ औरतें वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और रेखा अब एक एक कर स्वेटर दिखाने लगती है। उसकी डिजाइन देख वो औरतें बड़ी खुश हो जाती है। उसमें से कुछ स्वेटर वो साइड में रख देती है और रेखा और क्या क्या दिखा रही है ये देखने लगती है। रेखा अब उन्हें शो पीस दिखाने लगती है तो उनमें से हर एक को वो पसंद आते हैं। वो औरतें रेखा से सारा माल खरीद लेते हैं, जिस पर रेखा को बड़ा मुनाफा हुआ था। इस बात से रेखा भी बहुत खुश थी। वो घर जाकर अपने पति से, सुनिए जी, आज मुझे पूरे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। आज शालिनी जी से लिए हुए सारे के सारे स्वेटर और शो पीसेस बिक चुका है। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाने लग गई हो आजकल। वाह वाह वाह, अच्छी बात है, और तरक्की करो। अब रेखा और ज्यादा मेहनत करने लगी। उसे कई अच्छे और बुरे अनुभव आने लगे थे, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच भी बढ़ने लगा था। अब वो स्वेटर, शो पीसेस सभी के दाम शालिनी के बताए दामों से कई ज्यादा बताने लगी थी, ताकि उसे और ज्यादा मुनाफा हो। दिन बीत रहे थे। उसने अब लोगों के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया था। उसने अपने सामान के दाम बढ़ाने के बाद भी उसके स्वेटर और बाकी का सामान लोग खरीद ही रहे थे, क्योंकि उसके सामान की क्वालिटी और डिजाइन हमेशा ही बढ़िया हुआ करती थी। एक दिन एक औरत रेखा से, रेखा, हम तुमसे हमेशा ही माल खरीदते हैं, लेकिन आजकल तुम जरा ज्यादा ही रेट लगाती हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुमसे माल खरीदना ही बंद करना पड़ेगा हमें। औरत की बात सुनकर रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो झट से उस औरत से कह देती है कि देखो दीदी, लेना है तो ले लो, नहीं तो लो मैं चली। मुझे और भी लोगों के घर से बुलावाया है, मुझे वहाँ भी जाना है। अब रेखा दिन ब दिन लोगों से बड़े ही बदतमीजी से बातें करने लगी थी। उसके बर्ताव के कारण लोगों ने उसे घर बुलाना ही बंद कर दिया। अब उसका जो अच्छा चलने वाला धंधा था वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तभी एक दिन सूरज रेखा से, रेखा, क्या बात है, आजकल तुम अपने धंधे की कोई बात बताती ही नहीं। तुम्हारे धंधे के कारण और तुम्हारे मेहनत के कारण ही तो हम आज एक घर खरीद पाए हैं। पता नहीं जी, लेकिन आजकल लोग मुझे बुलाते ही नहीं, और अगर उनके पास सामान लेकर जाती हूँ तो लोग सीधे सीधे ना बोल देते हैं। हाँ, उसका कारण पता है तुम्हें रेखा? नहीं तो? कल मुझे श्याम भाई साहब मिले थे, बता रहे थे कि तुम लोगों से कैसे बात करती हो, जिस कारण अब लोग तुमसे सामान नहीं खरीदते। रेखा, अगर कोई काम करना हो तो हमारी जुबान हमेशा मीठी होनी चाहिए, ना कि कड़वी। रेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो हाथ जोड़कर अपने पति से माफी मांगती है और अब वो अपने पति के कहे अनुसार ही अपनी नई शुरुआत करती है। धीरे धीरे कर वो एक बड़ी सी दुकान शुरू कर देती है। अब उनके दोनों बच्चे भी बड़े मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी काम करो तो जुबान पर काबू और दिमाग ठंडा रखना चाहिए। हमें हमेशा एक दायरे में रहना चाहिए ताकि जिंदगी हमें बर्बाद ना करे। जैसे इस कहानी में सूरज ने रेखा को वक्त रहते ही उसका दायरा दिखा दिया। बहुत समय पहले की बात है। कृष्णगंज नाम का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर गांव था, जहां सभी लोग बड़े आराम से रहते थे। उस गांव में छोटे छोटे पर्वत और कई सारे झील थे। वहां का वातावरण मानो जैसे मनमोहित करने वाला था। जो भी कोई एक बार उस गांव में आता और गांव देखता तो वहां से लौटने की किसी की इच्छा ही नहीं होती थी। उसी गांव में बंसी नाम का एक हलवाई रहता था, जिसकी मिठाइयाँ और लड्डू उस गांव की तरह ही फेमस थी। उस गांव में हर आने वाला इंसान बंसी के दुकान से मिठाइयाँ खरीदता ही था। उसके लड्डू और मिठाइयों की तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता था। एक दिन उसकी दुकान पर मोहन नाम का एक आदमी आता है और बंसी से, अरे बंसी भाई, तुम्हारे लड्डू और मिठाई के बारे में मैंने बहुत सुना था। सोचा आज यहाँ आने का मौका मिला ही है तो कुछ मिठाई साथ लेकर ही जाता हूँ। जरूर भाई साहब, बताओ आपको कितनी मिठाई दूं? जी मेरे लिए आप 2 किलो मिठाई और 2 किलो लड्डू दे दीजिए। हाँ हाँ भाई साहब, बस अभी बांध कर देता हूँ आपके लिए। बंसी उस ग्राहक के लिए मिठाई बांधने लगता है। तभी मोहन एक लड्डू खाकर देखता है और फिर बंसी से कुछ पूछने की सोचता है और बंसी से,
अरे बंसी भाई, बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अरे भाई साहब जरूर पूछो, क्या जानना चाहते हो आप मुझसे? बंसी भाई, मेरा नाम मोहन है। मैं पास ही के शहर में रहता हूँ। शहर में मेरी भी एक मिठाई की दुकान है, लेकिन आपके दुकान की मिठाई का स्वाद ही कुछ अलग है। मैंने आज तक कभी इतनी स्वादिष्ट मिठाई नहीं खाई। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपकी इतनी स्वादिष्ट मिठाई और लड्डू कैसे बनते हैं? अरे मोहन भाई, स्वादिष्ट तो इसीलिए बनती है कि मैं हमेशा इसमें देसी घी मिलाता हूँ। बाकी मैं किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करता। ये लो मोहन भाई, ये आपकी मिठाई। बंसी मोहन को मिठाई देता है। मोहन मिठाई लेकर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी मोहन बंसी से एक कार्ड देते हुए कहता है कि बंसी भाई, आप ये मेरा कार्ड रख लो, जिसमें मेरे दुकान का और मेरा फोन नंबर है। आप जब भी शहर आओगे तो हमारी दुकान पर जरूर आना। शायद आपके आने की वजह से ही हम आपकी तरह स्वादिष्ट मिठाई बना सके। हाँ मोहन भाई, मैं जरूर आऊंगा। मोहन बंसी को कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इधर बंसी का कारोबार भी अच्छे से चल रहा था। बंसी हर रोज सुबह जल्दी उठता, अपने घर 2 गाय का दूध निकालता था, फिर उस दूध को उबालकर मक्खन के लिए बाजू में रख देता था और पिछले दिन के मक्खन से ही ताजा ताजा घी बनाकर उसी घी से मिठाइयाँ बनाता था और 10 बजे तक ताजी मिठाइयाँ दुकान में रखकर उन्हें बेचता था। बंसी के दुकान खोलते ही उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। भाई, मुझे 1 किलो मिठाई। मुझे भी 2 किलो मिठाई देना बंसी भैया। अरे बंसी भाई, मुझे भी 1 किलो जल्दी मिठाई दे देना, मेरे घर पर आज मेहमान आने वाले हैं। अरे हाँ हाँ, सबको मिठाई मिलेगी। बंसी सबको मिठाइयाँ तोल कर देने लगता है। आज दुकान पर बंसी की मदद करने के लिए उसका बेटा भी आया था, जिसने अभी अभी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कुछ ही घंटों में हमेशा की तरह बंसी की सारी मिठाइयाँ और लड्डू खत्म हो जाते हैं। उनकी मिठाइयाँ अच्छी होने के कारण उनकी आमदनी भी अच्छी खासी हुआ करती थी, लेकिन बंसी के बेटे बिरजू के मन में ज्यादा पैसे कमाने का लालच था। एक शाम को बिरजू और बंसी घर पर बैठकर मिठाई का कुछ सामान देख रहे थे। तभी बिरजू अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, हम मिठाई और लड्डू ज्यादा कैसे बना सकते हैं? अरे बेटे, हमारी गाय जितना दूध देती है, मैं उस सब दूध का घी बना देता हूँ और उतने घी से हम इतनी ही मिठाई और लड्डू बना सकते हैं। पिताजी, हम बाजार का घी भी तो खरीद सकते हैं और ज्यादा लड्डू और ज्यादा मिठाई बना सकते हैं। आपको पता है, कल मुझे शहर से मोहन भाई साहब का फोन आया था। उन्होंने पूछा है कि क्या हम उन्हें हर रोज 20 किलो लड्डू और 20 किलो मिठाई दे सकते हैं। सोचो पिताजी, हमें कितना मुनाफा होगा। बेटे, हमारे लड्डू और मिठाई की खासियत सिर्फ हमारा घी है। अरे पिताजी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हो। बाजार के घी में भी उसी तरह की खुशबू आती है और बाजार के घी में हम हमारे घर का घी मिला देंगे तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। बेटे, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। वैसे भी हमारे बहुत सारे ग्राहक खाली हाथ ही जाते हैं। अगले दिन बिरजू शहर चला जाता है और वहाँ से देसी घी खरीद कर लाता है और साथ ही मोहन की दुकान पर जाकर उनसे मिठाई और लड्डू का ऑर्डर भी लेकर आता है। अगले दिन बंसी ने हर रोज की तरह अपना घी बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने घी के साथ बाजार से लाया हुआ घी मिला दिया और मिठाई और लड्डू बनाना शुरू कर दिया। हर रोज की तरह उन्होंने अपनी दुकान 10 बजे ही खोली और मोहन को भी ऑर्डर की मिठाई भेज दी। इधर हमेशा की तरह बंसी के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ गई। अरे भैया, मुझे 3 किलो लड्डू देना। मुझे भी 2 किलो मिठाई देना बंसी भैया। आज उनकी दुकान पर हमेशा से ज्यादा मिठाई और लड्डू थे। फिर भी शाम 5 बजे तक उनकी सारी दुकान की लड्डू और मिठाइयाँ खत्म हो गई थी। वो दोनों घर पहुँचते हैं। घर पहुँचकर बिरजू अपने पिताजी से, देखा पिताजी, आज हमें रोज से 10 गुना ज्यादा आमदनी हुई है। हाँ बेटे, और काम भी बहुत कम। मैंने आपसे कहा था ना पिताजी कि हमें इससे बहुत मुनाफा होगा। अब आप देखना, हम जल्द ही बहुत अमीर बन जाएंगे। दोनों मुनाफा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन से उन्होंने मिलावट का सिलसिला जारी ही रखा। अब ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। उनकी आमदनी बढ़ती ही जा रही थी। मोहन से भी उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और भी ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आकर अब दोनों ने बाजार से और भी सस्ता वाला घी लाना शुरू कर दिया और मिठाइयाँ बनाकर बेचने लगे। अब कुछ दिनों में ही लोगों को बंसी की मिठाइयों के ऊपर शक होने लगा था।
इधर मोहन के ग्राहक भी मोहन से कंप्लेन करने लगे थे। एक दिन मोहन के दुकान में एक फूड इंस्पेक्टर आता है। उस फूड इंस्पेक्टर ने उस मिठाई को जांच करने के लिए लैब में भेज दिया। लैब में पता चलता है कि उस मिठाई में बहुत ही खराब क्वालिटी का घी इस्तेमाल किया गया है। स्वाद और खुशबू के लिए भी कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। अब वो फूड इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ बंसी के दुकान कृष्णगंज पहुंच जाता है। क्या बिरजू और बंसी आप हो? हाँ साहब, मैं ही बंसी हूँ। क्या आप भी हमारी फेमस मिठाई खरीदने आए हो? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो बाहर आओ दोनों दुकान से, हमें आपके दुकान की तलाशी लेनी है। कुछ लोग बंसी के दुकान की तलाशी लेने के लिए दुकान के अंदर जाते हैं। अफसर लोगों को वहाँ खड़ा देखकर गांव के लोग भी वहाँ जमावड़ा हो जाते हैं। इधर बंसी और बिरजू पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। थोड़ी ही देर में उनके टीम में से एक आदमी घी का एक डिब्बा और कुछ केमिकल की छोटी छोटी बोतलें साथ लेकर बाहर आता है और फूड इंस्पेक्टर को दिखाता है। इंस्पेक्टर ये सब देखकर बंसी से, अरे तुम्हें क्या जरा भी डर नहीं लगता? तुम लोगों की जान के साथ खेल रहे हो, पता है? इतने सारे केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो बस कुछ पैसों के लिए। दुकान के आसपास के लोग केमिकल और फूड इंस्पेक्टर की बातें सुनकर दंग रह जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बंसी कभी ऐसा कर सकता है। तभी उनमें से एक आदमी बंसी के पास आकर बंसी से, अरे बाप रे बाप, बंसी तुम तो मिलावटखोर निकले। हम तुम्हें क्या समझते थे और तुम क्या निकले। फूड इंस्पेक्टर ने बंसी और बिरजू को बहुत खरी खोटी सुनाई और पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवाया और उनकी दुकान बंद कर उसे भी सील करवा दिया। तभी बंसी फूट फूट कर रोने लगा और बिरजू से कहने लगा, देखा तुम्हारे लालच का क्या नतीजा निकला। मैं अच्छा भला देसी घी का इस्तेमाल कर मिठाई बनाता था और तेरी वजह से ये सब हो गया बिरजू। बंसी बिरजू को कोसे ही जा रहा था, लेकिन सच तो ये भी है कि लालच तो बंसी के मन में भी जागा था। इसीलिए तो आज उनका ये हाल हुआ है। अब दोनों जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। लालच बुरी बला है, इससे दूर रहना ही भला है।